चलो देखो, अभी फ़िलहाल तो 73 से शुरू किया था ये इवेंट, पर अभी स्टार्ट करते हैं हम। 1858 से शुरू किया, फिर ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद 3 और एक्ट आते हैं, एक आते हैं 1861 में, एक आता है 1892 में, और एक आता है 1909 में। ठीक है, ये तीनों है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, हमने 1858 का एक्ट देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट में 1861 का पिछले क्लास में देख लिया, 1892 का भी देख लिया, अब आज देखेंगे 1909 का। ठीक है, उसके बाद फिर 2 और एक्ट आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है 1919 का और एक है 1935 का। ये दोनों फिर से 1935 का, ये दोनों फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इसके बाद लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं 1858 का। 1858 में देखा हमने जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है 1858 का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी होती थी, एबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, उसे भी एबॉलिश कर दिया। ठीक है, और क्या, एक मिनट तक लाइट आ रही है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसको भी एबॉलिश कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक और नाम से जाना जाता है एनेक्सेशन पॉलिसी। एनेक्सेशन पॉलिसी किसके द्वारा दिया गया था? ये डलहौजी के द्वारा, डलहौजी ने स्टार्ट किया था। इसके तहत पहला एनेक्स कौन वो हुआ था, स्टेट बोल लो जो भी हो, क्या है, सतारा था। ठीक है, दूसरा जैतपुर, तीसरा संबलपुर, उसके बाद बागत, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर, उसके बाद तंजौर और फिर अवध। ठीक है, ये 1846 से शुरू हुआ, नहीं 1848 से, ये बेसिकली 1848, 1849, 1849, 1850, 1852, 53, 54, 55 और लास्ट में 1856 में अवध को अनेक्स किया। ठीक है, ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्रोनोलॉजिकली जो स्टेट एनेक्स हुए थे, डलहौजी ने जिसको एनेक्स किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रूलर के पास कोई मेल हेयर नहीं है, मतलब उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो स्टेट वो डिसॉल्व हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी बेसिकली 1858 की ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इसमें शुरुआत क्या क्या हुई है, इसमें देखो, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एडिशनल टाइटल दिया गया था। क्या नाम है उसका? वाइस रॉय। पहला वाइस रॉय कौन हुआ? कैनिंग। ठीक है, इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया टाइटल दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नया कमीशन अपॉइंट किया गया। ये बेसिकली एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। इसको असिस्ट कौन करता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। कितने लोगों की बॉडी थी? 15 लोगों की। ठीक है, ये बेसिकली 1858 के एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या था? सबसे पहले मैंने बोला कि अगर कहीं पर भी पोर्टफोलियो सिस्टम का जिक्र हो तो वो किससे आया? 1861 के एक्ट से। कहीं पे भी कैबिनेट सिस्टम का जिक्र हो, कहाँ से आया? 1861 के एक्ट से। ठीक है, 1861 के एक्ट से पहली बार इंडियन को एसोसिएट किया गया, इंडियन एसोसिएशन इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल के कौन से काउंसिल में? बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को एसोसिएट किया गया, एज बेसिकली नॉमिनेट किया गया। एसोसिएशन बेसिकली मतलब नॉमिनेट किया गया। इसी एक्ट के तहत इसी एक्ट को फॉलो करते हुए 1862 में कैनिंग जो है 3 लोगों को अपॉइंट करता है। पहला कौन है? बनारस का राजा। दूसरा कौन है? पटियाला का राजा, महाराजा है बेसिकली। और थर्ड कौन है? सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये 1861 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना चाहिए।
पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 से, कैबिनेट सिस्टम 1861 से, पहली बार इंडियंस को एसोसिएट किया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल से किससे, 1861 में, किस काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। नॉमिनेट करते थे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेट एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। इसी एक्ट के तहत कैनिंग ने क्या किया, 3 लोगों को अपॉइंट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेट किया बेसिकली, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सरदन गणराव जी को, ठीक है। ये 1861 का हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था 1892 का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर ये है कि इसमें क्या हुआ कि देखो, अच्छा इसमें एक और फीचर ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। पहले कितने लोग थे, 6, अब इसको 6 से 12 कर दिया गया, मतलब मिनिमम 6 लोग तो रहेंगे, मैक्सिमम 12 लोग रहेंगे। इसको एक्सपेंड किया गया किसमें, 1861 के एक्ट के तहत ही, एज पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। ये सारे 1892 में सबसे पहली बार अगर इलेक्शन की बात होती है तो वो यहीं बात होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट ये होता है 1892 में कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम दी जाती है, क्वेश्चन पूछने की और बजट पे डिस्कशन करने की, बजट पे डिस्कशन करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को यह परमिशन दिया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को परमिशन दिया जाता है। 1892 को इंडियन काउंसिल एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, लॉर्ड क्रॉस एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन पूछने की भी आज़ादी दी गई, क्वेश्चन पर जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक मैटर के लिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आज़ादी इसमें भी नहीं थी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं थी इसमें, ठीक है। ये है यहाँ पे फर्दर लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल के काउंसिल को फर्दर एक्सपेंड किया गया, ठीक है। अब इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 लोग हो गए थे, 16 मेंबर हो गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो 1892 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1861 है, जिसमें ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, इंडियंस का एसोसिएशन गवर्नर जनरल काउंसिल में, बेसिकली गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किया गया, वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया 3 लोगों को, बनारस का राजा, महाराजा पटियाला का महाराजा और सरदन गणराव जी, ठीक है। इसमें एक और 1861 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि इसमें गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया था कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस फ्रेम कर सकते हैं, मतलब लॉ बना सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और इसका पीरियड, ये बेसिकली टेम्पोररी एक्ट था और कितने महीने की थी इसकी वैलिडिटी होती थी, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्या कहता है, इसको लॉर्ड क्रॉस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन की पहली बार जिक्र यहीं हुआ था, बजट पर डिस्कशन करने की परमिशन दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो पब्लिक मैटर के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं दी गई थी, ये PYQ है। और गवर्नर जनरल काउंसिल के जो काउंसिल थे उसको और एक्सपेंड कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो बेसिकली 1853 एक्ट की तरफ फ्रेम हुई थी। पहली बार जो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिफ्रेंशिएट किया गया था वो इसी 1853 एक्ट के तहत किया गया था, जिसमें 6 नए लोगों को इंक्लूड किया गया था, और उसी 6 लोगों को मिला के जो एक बॉडी बनी थी उसको बोल रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर। उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1862 में फिर से एक्सपैंड करके 6 से 12 लोगों को कर दिया गया था कि मिनिमम 6 लोग तो रहेंगे, मैक्सिमम 12 लोग रह सकते हैं, ठीक है। फर्दर 1892 में इस काउंसिल को और एक्सपेंड करके इसको 16 लोगों की कर दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे, देखो अब आते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट पे, 1909 का जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सबसे पहले चीज़, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन था उस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट किसे आया, एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट आया कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, ठीक है। इसको असिस्ट कौन करता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। कितने लोगों की बॉडी थी, 15 लोगों की बॉडी थी, ठीक है।
ये हो गया सबसे। और मिंटो कौन था उस टाइम पे हमारा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसी को एक और टाइटल ये मिला था, क्योंकि 1858 एक्ट के बाद जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको एक और टाइटल मिला था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। इस 1909 के एक्ट का जो सब एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई थी। और ये किसको दिया गया था? मुस्लिम्स को। किसको दिया गया था? मुस्लिम को। सेपरेट इलेक्टोरेट की पहली बार बात कहाँ हुई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। किसको मिला था? मुस्लिम्स को। मतलब कहने का किसी भी प्रोविंस में अगर कोई कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट जो होगा, कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और जो वोटर हैं वो भी मुस्लिम ही होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 1909 के एक्ट का। ठीक है, ये एक तो मॉडले मॉन्टे रिफॉर्म। मॉडले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मिंटो कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बेसिकली वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की पहली बार बात करी गई थी। इसमें किसको मिला था? मुस्लिम्स को। कैंडिडेट भी मुस्लिम्स होंगे और वोटर भी उस प्रोविंस के मुस्लिम्स ही होंगे। ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मॉडले मॉन्टे रिफॉर्म्स 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को। 1909 का जो एक्ट है ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। कई बार पूछा गया है कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है या रेगुलेटिंग एक्ट है या पिट्स इंडिया एक्ट है या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट है, क्या है? तो ये बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट है। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी फर्स्ट टाइम। मुस्लिम को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, मतलब वोटर्स भी मुस्लिम्स होंगे और कैंडिडेट भी मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, देखो, वो ये है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद गवर्नर जनरल काउंसिल। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन ये है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 1909 का जो एक्ट है पहली बार किसी इंडियन का एसोसिएशन हुआ था गवर्नर जनरल काउंसिल में। देखो इसके पहले 1861 में भी एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 के पहले 1861 में भी एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें भी इंडियन को एसोसिएट किया गया था पहली बार। वो भी एक्ट ही बोलता है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और इसी के बेस पे 3 लोगों को नॉमिनेट किया था। किसने? कैनिंग ने। उस टाइम का जो वाइसरॉय था कैनिंग, 3 लोगों का इंडियन काउंसिल गवर्नर जनरल के काउंसिल में एसोसिएट किया था। वो कौन कौन से थे? बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सरदिन करनौजी थे। ठीक है, तो पर कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट ये है कि 1861 में जो एसोसिएशन हुआ था वो गवर्नर जनरल के, वो बेसिकली गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहली बार एसोसिएशन हुआ है वो हुआ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को एसोसिएट किया गया है, पहली बार। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फंक्शन कब से चला आ रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही ये चला आ रहा है। 1773 में ही ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया था, 4 लोगों की बॉडी बनी थी। ठीक है, क्या करते थे वो उस टाइम? वो बेसिकली असिस्ट करते थे किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम पे हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ गया क्या पॉइंट है यहाँ पे? तो पहली बार 1909 में एसोसिएट किया गया था इंडियन को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आता है तो वो फिर 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। अगर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात आती है कि पहली बार कब इंडियन का एसोसिएशन हुआ था पहली बार, तो वो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। और जो पर्सन एसोसिएट होता है, जिनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका नाम है SP सिन्हा जी। ठीक है, ये देखो SP सिन्हा मतलब सत्येंद्र P सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, एज ए लॉ मेंबर हुए थे। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही होता है, देखो, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1853 के एक्ट के तहत ही। 1853 क्या है? ये चार्टर एक्ट है, ये आखिरी चार्टर एक्ट है। 1853 का जो एक्ट है वो आखिरी चार्टर एक्ट है। ठीक है, उससे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था। फिर इसको 1861 में फर्दर एक्सपैंड करके 6 से 12 लोगों को कर दिया गया। ठीक है, 12 से फिर एक्सपैंड करके 16 लोगों को कर दिया। कब? 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, अब फिर 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 16 से 60 किस में? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, मैं ये कह रहा हूँ, देखो, 1853 का जो एक्ट था ये चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। लेजिस्लेटिव काउंसिल बना या फिर काउंसिलर,
लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोगों की टीम बनी थी? 6 मेंबर की। इसी को क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिलर। ठीक है, कितने लोगों की टीम बनी थी? 6 लोगों की। ठीक है, इसी को बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही बाद में चल के बोला गया था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को बाद में बोला गया। ठीक है, ये 1853 बना। फिर जब 1861 का एक्ट आया, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें ये 6 लोगों से क्या कर दिया गया? 6 से 12 लोगों का एक रेंज भेज दी कि मिनिमम 6 लोग, मैक्सिमम 12 लोग। फिर 1892 का एक्ट आया, सेम इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें 12 से क्या कर दिया गया? 16 लोगों का कर दिया गया। अब 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से बढ़ा के कितने लोगों को कर दिया गया? 60 लोगों से कर दिया। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, प्रोविंशियल की बात नहीं कर रहे। प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग नंबर्स इंक्रीज हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये 16 से 60 किसके होगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो गए। ठीक है, तो ये वही चीज़ मेंशन है यहाँ पे। रेज फ्रॉम 16 to 60। यहाँ पे एक और PYQ का स्टेटमेंट है कि इट रिटेंड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। भले 16 से 60 लोग हो गए थे, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी क्या है? ऑफिशियल लोगों की। कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी मेजॉरिटी में ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, इतने एक्सपैंड करने के बाद भी। बट अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है तो उस केस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल लोगों की है, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल लोगों की हो गई थी। किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। 1909 के एक्ट के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट है ये, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। मैं बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़न है ये, क्योंकि 1919 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो लोगों को लगता है 1909 भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। नहीं, ये इसका नाम ही है इंडियन काउंसिल एक्ट, और 1919 वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, पर इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म, मॉडल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो वाइसरॉय, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई पहली बार, मुस्लिम को मिला सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, वोटर भी मुस्लिम, कैंडिडेट भी मुस्लिम। पहली बार किसी इंडियन का एसोसिएशन हुआ, किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार एसोसिएशन कब हुआ था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। नाम क्या है इस बंदे का? SP सिन्हा जी। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगी, डिस्कशन हो गया, और स्पेशल मेजॉरिटी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कहाँ थे वो यहाँ पर डिस्कस हो गया। तो ये बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स है पूरा का पूरा। तो हमने 1858 का देख लिया, रिकॉल कर लिया, 1861 देख लिया इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट देख लिया, और 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट देख लिया। अब इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 बचते हैं, एक 1919 का, 1919 का, और जिसको मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, और एक और बच रहा है क्या? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है।